आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास में स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। और घटना के 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने विभव पर कई गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर के मुताबिक स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। तभी विभव आया और गालियां देने लगा। बिना वजह विभव ने स्वाति मालीवाल की पिटाई शुरू कर दी। विभव ने स्वाति मालीवाल की छाती, पेट और चेहरे पर हमला किया। इतना ही नहीं, विभव ने लगातार स्वाति मालीवाल को धमकियां दी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच भी करवाई। खबर है कि मेडिकल जांच में स्वाति मालीवाल के चेहरे और दूसरी जगहों पर भी चोट के निशान पाए गए। विभव कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास मौजूद है। एफआईआर में आरोपी विभव कुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो हैरान कर देने वाले थे। क्योंकि इस एफआईआर में उन सभी बातों का जिक्र है जो स्वाति मालीवाल और आरोपी विभव कुमार के बीच हुई थी। एफआईआर के मुताबिक विभव मारपीट के साथ लगातार धमकियां भी दे रहा था। विभव ने स्वाति मालीवाल से कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे, कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुझे ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। विभव के खिलाफ जो धाराएं लगाई गयी उनमें धारा 354 महिला के साथ छेड़खानी, धारा 506 धमकी देना, धारा 509 अभद्र कमेंट करना, धारा 323 हमला करना। इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर निकल गई थी और तत्काल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को इसकी खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी विभव की तलाश में जुट गई। दिल्ली पुलिस की टीम कई बार आरोपी विभव कुमार के घर नोटिस देने पहुंची, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले। साथ ही पुलिस लगातार फोन के जरिए भी विभव को संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आज सुबह ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल स्टाफ यूनिट है वो यहाँ पर पहुंची और विभव कुमार के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विभव कुमार को दूसरी बार नोटिस जारी कर तलब किया। नोटिस रिसीव नहीं किया फिजिकली किसी ने, हमने ईमेल से भेजा, हमने पर्सनली भेजा, हमने डाक से भेजा। पर्सनली उनके घर के दरवाजे पे चिपका के आए हैं, उनकी पत्नी ने लेने से मना किया। आज हम फिर से पुलिस के साथ नोटिस भेजा गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ये कहा कि इस मामले में सीएम केजरीवाल की भूमिका साबित होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर सीएम मौजूद थे और ये प्रूव हो जाता है कि मौजूद थे तो उन पे कार्रवाई बनती है। इस बीच खबर है कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपी विभव के आवास समेत अलग अलग ठिकानों की जांच में जुट गयी। दिल्ली पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए स्वाति मालीवाल को लेकर 30 हजारी कोर्ट पहुंची। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत स्वाति मालीवाल के बयान को दर्ज किया गया। इस दौरान स्वाति मालीवाल की जो तस्वीरें सामने आई वो इस बात की तस्दीक कर रही थीं कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उनके चेहरे पर भी चोट के निशान साफ झलक रहे थे। बयान दर्ज करवाने के बाद जैसे ही स्वाति मालीवाल कोर्ट से बाहर आई, मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। स्वाति, पैर में क्या हुआ? और उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन स्वाति मीडिया वालों से बचती नजर आई और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। स्वाति जी, इस बीच स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो 13 मई का है और मुख्यमंत्री आवास के अंदर का बताया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धमकाती नजर आई। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊंगा। हाँ, बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज मैडम प्लीज उठा के बैठ ना, उठा के बैठ। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज बैठ दो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा मैडम आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यू आर सीटी। हालांकि इससे पहले का वीडियो सामने नहीं आया जब उनसे मारपीट की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा
कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट करवा के, बिना संदर्भ वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? इस बीच खबर है कि दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के घर पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया और उसके बाद बीजेपी की महिला मोर्चा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके लिए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हुई और अपना विरोध जताया। इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां लिए हुए नजर आईं। ये चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और उन्हें धूप भरना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे इस्तीफे की मांग की। ऐसी चुप्पी, अरे कितने घड़ियाली आंसू, कितना ढोंग ढकोसला, बंद करिए केजरीवाल जी, इस्तीफा दीजिए। और देखिए ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकल रही हैं। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, जहां पर ये माना जा रहा है कि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया गया होगा। स्वाति मालीवाल ने बहुत ही गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के सचिव विभव कुमार पर लगाए हैं। उन्हीं को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस उनको यहाँ पर लेकर पहुंची है। आज सुबह 164 के तहत उनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराया गया, जिसमें गंभीर आरोप विभव कुमार के ऊपर स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। और अब मुख्यमंत्री निवास से निकलती हुई स्वाति मालीवाल को आप देख सकते हैं, अपनी गाड़ी में वो बैठ गई हैं और वहां से निकल गई हैं। मीडिया से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो सीएम हाउस से अब स्वाति मालीवाल निकल चुकी हैं। रिक्रिएशन के बाद मुख्यमंत्री निवास से स्वाति मालीवाल बाहर आती हुई दिखाई दी और अपनी गाड़ी में बैठकर अब वो निकल गई। बल्कि अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पुलिस कर सकती है कि आपकी मौजूदगी में अगर ये हुआ है, और तमाम उन सुरक्षा कर्मियों से जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे उन सबको बुला के उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे कि आखिर ये सब कुछ इतना हुआ। और क्योंकि सिक्योरिटी में आप तैनात हो, स्वाति मालीवाल ने ही 112 नंबर पे कॉल किया था, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और उसके बाद क्या तो स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री निवास से निकल चुकी है और दिल्ली पुलिस उनको लेकर आज मुख्यमंत्री निवास पहुंची थी अब से कुछ देर पहले। और पूरे जो सीन है उसको रिक्रिएट किया गया। करीब 45 मिनट तक चला ये रिक्रिएशन। आज मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करा चुकी है स्वाति मालीवाल। हालांकि जिस दिन ये बदसलूकी हुई थी उन्होंने 100 नंबर पर पीसीआर की कॉल तो की थी, लेकिन लिखित में कोई भी कंप्लेंट नहीं दी थी। और अब मुख्यमंत्री निवास से स्वाति मालीवाल निकलती हुई। तो बात पते की मैं अगली खबर का रुख करेंगे। 5वें चरण में पूरे देश की निगाहें सबसे हॉट सीट रायबरेली और अमेठी पर हैं, जिसके लिए इंडिया गठबंधन ने आज रायबरेली में शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल समेत तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे। हालांकि रायबरेली की मौजूदा सांसद सोनिया गांधी थोड़ी देर बाद मंच पर पहुंची। रायबरेली की जनता से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की अपील की। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस योजना को 4 जून जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इस योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे हमेशा के लिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी में शामिल हुए एसपी नेता मनोज पांडे पर तंज कसा। रायबरेली की जनता को धोखेबाजों से सावधान रहने की नसीहत दी। जो अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहाँ जाता वहीं गड्ढा खोदता है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हल्ला बोला। अमेठी में भी विपक्षी गठबंधन ने अपना दम दिखाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए भी प्रचार किया। अमेठी पहुंचकर राहुल और अखिलेश यादव ने सबसे पहले नंद बाबा के धाम नंद महर के दर्शन किए। उसके बाद मंच पर पहुंचकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खटाखट वाले अंदाज में जवाब दिया। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर, 4 अगस्त 8,500 रुपए, हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मंच पर राहुल गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को गले लगा लिया और कहा कि मैं हमेशा अमेठी का रहूंगा। ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा।
मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। इधर बीजेपी भी अमेठी और रायबरेली में पूरा दमखम दिखा रही है। आज रायबरेली में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह के साथ अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी और यूपी सरकार के कई मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। मंच पर पहुंचकर अमित शाह ने अखिलेश यादव के बेहद करीबी मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कराया। मनोज पांडे ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इस मौके पर अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूँ, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। जिस अमेठी और रायबरेली में गाहे बगाहे बड़े बड़े नेता आते थे, लेकिन आजकल यहाँ की सड़कों, गलियों और गांवों में गाड़ियों और वीआईपी नेताओं का रेला लगा हुआ है। अगर आज की हम बात करें तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद रहे। तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेताओं ने अमेठी और रायबरेली में कैंप किया। दरअसल अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दम लगा रहे हैं, तो वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी मैदान में है। अगली खबर का रुख करेंगे। बाराबंकी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी को भी घेरा और कहा कि समाजवादी पार्टी के शहजादे अखिलेश यादव अपनी बुआ यानी ममता बनर्जी की शरण में चले गए हैं, क्योंकि रायबरेली की रैली में अखिलेश को नजरअंदाज किया गया। बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। पीएम ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के ताश के पत्तों की तरह बिखरने का दावा भी किया। यूपी के हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आज जोरदार हमला बोला और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे जहां आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव इस बार चुनाव लड़ रही हैं। ये लोकसभा सीट है सारण, जहां आरजेडी ने रोहिणी यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी को मैदान में उतारा है। राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में छपरा में रैली करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। कांग्रेस और आरजेडी या धर्म के आधार पर आरक्षण की घोषणा करके देश के विभाजन के आधार रखना चाहते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपसे और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई है। क्योंकि गाजियाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जब एक गोदाम पर छापा मारा जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐसे फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए थे जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी। साफ शब्दों में कहें तो ये प्रोडक्ट्स खराब हो चुके हैं और इनको खाने पर सेहत बिगड़नी तय है।
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को काफी समय से गाजियाबाद के मोदी नगर में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर मीरा सिंह की अगुवाई में छापेमारी के दौरान सचदेवा ट्रेडर्स के गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट बरामद किए गए। जो एक्सपायरी डेट है 19/12/2023 का है, यानी एक्सपायरी डेट के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा बिस्किट भी हम आपको दिखाएंगे, वो यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरह के जो बिस्किट हैं ये भी यहाँ पर एक्सपायरी डेट में है। बड़ी कंपनी के ये बिस्किट हैं और ये गोदाम में पड़े हुए थे। छापेमारी के दौरान गोदाम में दर्जनों पेटियां और खुले प्रोडक्ट मिले, जिनमें कई बड़ी कंपनियों के चॉकलेट, हेल्थ ड्रिंक्स और बिस्किट शामिल हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गोदाम को सील कर दिया है और यहां से मिले सामान के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मोदी नगर में जिस सचदेवा ट्रेडर्स के गोदाम पर छापेमारी के दौरान एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स जब्त किए गए, उसके मालिक के पास इन प्रोडक्ट्स के पेपर तक नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा माल ब्लैक मार्केट का भी हो सकता है। मुरादाबाद में सचदेवा ट्रेडर्स पर छापा मारने वाली टीम ने बताया कि गोदाम में एक्सपायरी डेट और बिना एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट एक ही जगह रखे हुए थे। इतना ही नहीं, जहां से ये एक्सपायरी प्रोडक्ट जब्त किए गए, उसके मालिक के पास वहां का लाइसेंस भी नहीं था। ये जो प्रीमाइसेस ये विदाउट लाइसेंस ही है, जो कि ये बताएं कोल्ड ड्रिंक का काम है और 1.5 साल पहले अब ये समस्त इनसे लिखित रूप से सूचना मांगी जाएगी। अब सूचना देने के उपरांत ही आगे इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नियमों के मुताबिक गोदाम के मालिक को एक्सपायरी डेट खत्म होने पर सामान को कंपनी तक वापस भेजना होता है, लेकिन छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी मिले जिनकी एक्सपायरी डेट साल 2019 में ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो गोदाम में ही रखे हुए थे। इस पूरे मामले में जब गोदाम के मालिक से सवाल पूछे गए तो वो गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करते नजर आए। कंपनी रिटर्न लेगी, रिटर्न पॉलिसी है कंपनी की, कंपनी 1% रिटर्न लेती है हमारे से, रिटर्न जाएगा जो, तो इसलिए माल क्या होता है कि हमारा जो दिसंबर में आके एंड होता है, दिसंबर में आके तो दिसंबर में माल हमारा ज्यादा एक्सपायरी जाती है कंपनी में। पूरे मामले पर फूड सेफ्टी विभाग ने सचदेवा ट्रेडर्स को नोटिस जारी किया है और लिखित में जवाब मांगा है। एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स की धरपकड़ के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें खुद और अपने बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल या उसे खाने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसे प्रोडक्ट खाने से उल्टी, दस्त, बुखार और डायरिया का खतरा बढ़ जाता है। एक तय समय के बाद हर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है और इसीलिए उसकी एक तय एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट पूरी होने के बाद सामान इस्तेमाल के लायक नहीं माना जाता। एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद कई प्रोडक्ट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है और कई बार तो प्रोडक्ट सड़ भी जाता है। बनाने के तरीके और इस्तेमाल के आधार पर अलग अलग प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी अलग अलग होती है। जैसे दूध, दही, छाछ और ब्रेड जैसे सामान की एक्सपायरी डेट बनने के 1 से 2 हफ्ते तक ही होती है। वहीं बिस्किट, चॉकलेट, हेल्थ ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट बनने के 6 महीने से 1 साल तक हो सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसे सामान खरीदते वक्त क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कोई भी सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए। आमतौर पर चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे सामान बच्चे खूब खरीदते हैं। ऐसे में बच्चों को भी एक्सपायरी डेट के बारे में बताना और समझाना चाहिए, ताकि दुकानदार उनको बच्चा समझ के खराब सामान ना दे पाए। साथ ही हमें खाने पीने का सामान खरीदते समय उन पर FSSAI की मोहर भी देखनी चाहिए। FSSAI की मोहर ये बताती है कि उस प्रोडक्ट को फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड पर परखने के बाद ही मंजूरी दी गई है। साथ ही आप कोई भी सामान खरीदें तो दुकानदार से उसकी एक्सपायरी डेट जरूर पूछें। यह आपके हित में है और आपका हक भी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भाऊ गैंग के शार्प शूटर अजय उर्फ गोली का एनकाउंटर किया। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि भाऊ गैंग का ये वांछित अपराधी रात के 11:30 बजे एक होंडा सिटी गाड़ी में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोचने के लिए जाल बिछाया। स्पेशल सेल की टीम ने उसे रुकने और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन भाऊ गैंग के कुख्यात अपराधी अजय उर्फ गोली ने पुलिस टीम पर ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। भाऊ गैंग के शार्प शूटर अजय के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। अजय उर्फ गोली पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का शार्प शूटर था। वो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। इसी साल 6 मई को अजय ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके में कई राउंड गोलियां चलाई थीं, जबकि उस पर सोनीपत के मूर्थल ढाबे पर एक शराब ठेकेदार की हत्या का आरोप था। आरोप है कि अजय उर्फ गोली ने शराब ठेकेदार को दौड़ा कर गोली मारी थी। भाऊ गैंग के शार्प शूटर अजय उर्फ गोली 6 महीने पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही एक बार फिर बड़े बड़े कांड करने लगा। लिहाजा इस वांछित अपराधी के एनकाउंटर को दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं मौसम में हो रहे इस बदलाव का सीधा असर आपके दिमाग पर भी पड़ रहा है। लंदन में हुई एक रिसर्च के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का सीधा असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बदलते मौसम के साथ लोगों में दिमाग से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। रिसर्च में पता चला कि साल 2010 से 2019 के बीच मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सबसे ज्यादा मामले अत्यधिक गर्मी वाले दिनों में आए। बढ़ते तापमान के साथ लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले 30 सालों में हालात और खराब हो सकते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर 40 से 50 साल की उम्र के लोगों पर ही पड़ेगा। वहीं जलवायु परिवर्तन से विकलांगता और मौत की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में अपने मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तेज गर्मी में धूप में जाने से बचें। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो सिर ढककर निकलें। साथ ही शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने वाली चीजें ही खाएं। 2 दिन पहले बिहार के छपरा स्थित एक मदरसे में हुए ब्लास्ट को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसों को आतंक का अड्डा कह दिया। यही नहीं, मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह छपरा के मदरसे में हुए धमाके के जरिए इंडिया गठबंधन को घेरते नजर आए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। गिरिराज सिंह की तरह उनकी पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी छपरा बम धमाके को लेकर सवाल उठाए। मदरसे में बम आया कहां से और विस्फोटक पदार्थ मदरसे में क्या कर रहा था? इन चीजों के होने के बाद प्रश्न चिन्ह तो उठते ही हैं। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि छपरा बम ब्लास्ट की जांच होगी और सरकार इस मामले में संवेदनशील है। वो तो देख रहे हैं, सरकार जो है उस पर संवेदनशील होगी। सरकार देखेगी कि क्या मामला है, उसकी जांच होगी। प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करेगी। गौरतलब है कि छपरा के मदरसे में बम धमाका हुआ था, जिसमें एक मौलवी की जान चली गई थी, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। दारुल उलूम देवबंद अपने फतवों और बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। अब एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं को लेकर फतवा जारी किया है और दारुल उलूम देवबंद के परिसर में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी। दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन ने दावा किया कि मदरसे में महिलाओं के रील बनाने की देश भर से शिकायत आ रही थी। मदरसा परिसर में महिलाएं आती थीं और रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थीं और इसका असर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी हो रहा था, जिसके बाद कैंपस में महिलाओं के आने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। दारुल उलूम देवबंद के महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाने से जहां हर कोई हैरान है, तो वहीं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक ने दारुल उलूम के फैसले का बचाव किया है। देखिए, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसा जो शिक्षा स्थान होते हैं, वहां की इंतजामिया को अपने तमाम अच्छे और बुरे फैसले लेने का अधिकार होता है। बताया जा रहा है कि कैंपस परिसर में महिलाओं पर बैन का फैसला दारुल उलूम देवबंद की बैठक में लिया गया है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। तकनीक और रिसर्च की बदौलत मेडिकल साइंस ने कई बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और अब इसी कड़ी में मेडिकल साइंस लंबी उम्र का राज तलाशने जा रहा है। जी हां, दिल्ली स्थित एम्स इस पर एक रिसर्च करने जा रहा है और इस रिसर्च के जरिए इंसानों के शरीर को बूढ़ा करने वाले कारणों का पता लगाया जाएगा। 3 साल तक चलने वाली ये रिसर्च 10 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र के लोगों पर की जाएगी। इस रिसर्च के दौरान चुने गए लोगों के शरीर में हो रहे बदलाव पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि बूढ़े होने के दौरान शरीर की बनावट और दूसरे हिस्सों में क्या बदलाव आते हैं, इसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा इस रिसर्च के लिए एक ही परिवार के लोगों को चुना जाएगा, ताकि एक ही परिवार के युवाओं और बुजुर्गों के जेनेटिक्स का पता लगाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होता है जो उम्र बढ़ने के साथ शरीर को कमजोर बनाता है। इसीलिए इस रिसर्च के जरिए उन कारणों का भी पता लगाया जाएगा और कारण पता लगने के बाद उनको सुधारने के तरीके तलाशे जाएंगे। साथ ही भविष्य में उन वजहों से निपटने के लिए तैयारी भी की जाएगी। इससे एक पीढ़ी से दूसरी में होने वाली समस्या को रोका जा सकता है। इस रिसर्च में कोई भी शामिल हो सकता है और इसके लिए एम्स के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चारधाम यात्रा में भीड़ को काबू में करने के लिए और शोर शराबे पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर रोक लगा दी है।
साथ ही केदारनाथ मंदिर समिति ने भी बाहर से लाए गए ढोल नगाड़े बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां सिर्फ मंदिर के ही ढोल बजेंगे। बताया गया कि रील बनाने के लिए दूसरे राज्यों के लोग वहां घंटों ढोल बजा रहे थे, जिससे हो रहे शोर की वजह से रोक लगाई गई। इस बीच चारधाम मंदिर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर भी रोक लगा दी गई। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले श्रद्धालुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सीएम धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। काफी हद तक स्थितियां कंट्रोल में आ गई हैं और आगे भी जो चुनौतियां इसमें हो सकती हैं, किस प्रकार से लोगों का आवागमन है, उनको ज्यादा लंबा जाम में न रहना पड़े, परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस बीच उत्तराखंड पुलिस का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बीमार शख्स को जवान स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते दिखे। पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा से मुलाकात करने के लिए काबुल जाने वाला था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने डूरंड लाइन के पास अफगान इलाके पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, जो लोगों के घरों पर गिरी। यही नहीं, अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि इस हमले में उसके आम नागरिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले से इनकार किया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टीटीपी के अड्डों पर हमला किया था। यही नहीं, उसने आरोप लगाया कि टीटीपी उसके इलाकों में हमले कर रहा है। लेकिन डुरंड रेखा के पास अफगानिस्तान के इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया। तालिबान आर्मी की गाड़ियां गश्त करती नजर आईं। तो वहीं इस तनातनी का नतीजा ये हुआ कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन को काबुल आने से मना कर दिया। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। तब तक के लिए नमस्कार।